सभी विजेताओं को मेरा सलाम। मेरा मानना है कि सबकी जीत होगी। आपका स्वागत है आपके चैनल नवनिर्माण एकेडमी में। गणित के ऐसे 5 प्रश्न आज मैं आपको करा रहा हूं जो निरंतर पेपरों में आते हैं। ऐसी कई वीडियोस हमने पहले भी कराई है मित्रों। आज की क्लास करने के बाद आपका मन खुश हो जाएगा क्योंकि उन सभी प्रश्नों को हम बहुत कम समय में बहुत शॉर्टकट के द्वारा करना आपको सिखाएंगे। इन प्रश्नों की आप वीडियो लिस्ट बना लेना, डायरी बना लेना, सारे नोट पर जो शॉर्टकट है वो नोट कर लेना। ये प्रश्न पेपरों में आते रहते हैं। केवल ऐसे ही प्रश्न हमने इस सेक्शन में उठाए। जरा बोर्ड की तरफ देखिए। पहला प्रश्न है, एक आदमी के काम के घंटे प्रतिदिन 20% बढ़ा दिए जाते हैं। वो आदमी काम करता है और उसके जो समय है उसको 20% की दर से बढ़ा दिया जाता है। 20% दर मतलब रोज 20% बढ़ा दिया जाता है तथा दैनिक मजदूरी भी 15% बढ़ा दी जाती है। उसकी रोज की दैनिक मजदूरी में भी जो उसे रोज पैसा मिलता था उसको भी 15% बढ़ा दिया गया है। तो दैनिक आमदनी पर कितने प्रतिशत प्रभाव पड़ा? इसके 4 उत्तर बोर्ड पर आप देख पा रहे होंगे। जरा गौर से देखिए। इसमें 2 एंटिटी हैं। एक चीज को 20% बढ़ाया गया है और दूसरी चीज को 15% बढ़ाया गया है। ऊपर की तरफ मैंने निशान लगाया, इसका मतलब बढ़ाया गया है। तो आपको बताना है कि टोटल इफेक्ट क्या हुआ, असली असर क्या पड़ा। तो दोनों 2 चीज बढ़ाई गई है तो टोटल बढ़ोतरी हुई होगी। तो ऐसे सवालों को बहुत आसानी से करने के लिए गणित में एक ट्रिक बताई जाती है, वो है x प्लस वाई इंटू एक्स बाई बटे 100। बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर एक चीज बढ़ी है तो उसको 20 लगा दीजिए प्लस, और दूसरी चीज बढ़ी है तो उसको 15 लगा दीजिए, और ये हो जाएगा 20 गुणा 15 बटे 100। बहुत ही आसान सवाल है। देखिए 20 से ये 5 बार कट जाएगा, 20 से 5 बार कट गया और 5 से ये 3 बार कट गया। तो मुझको ऐसा पता चलता है 20 और 15 35, 35 और 3 और 30% की वृद्धि हो गई। जरा बोर्ड पर देख लो। और यदि आपको समझ में आ गया है और आपको प्रश्न यदि अच्छा लगा है तो फिर जल्दी से लाइक कर दीजिए, कमेंट और कर देना कि आपको सवाल कैसा लगा है। मैं दोबारा से समझा देता हूं। जब 2 चीज लगातार बढ़ती हैं यदि, तो उसके जो टोटल कुल इफेक्ट क्या पड़ा, ये सवाल में पूछा जाता है। दोनों चीजों को बढ़ाया गया है तो उसकी टोटल असर क्या पड़ा, ऐसे सवाल होते हैं। ये पेपरों में आते हैं। मेरी तरफ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लिख लेना। इनको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लिख लेना। सभी क्वेश्चन आज के ऐसे होंगे जो पेपरों में आते रहते हैं। जरा इसे मिटा देते हैं। एक प्रैक्टिस वर्क लिख लीजिए और उस प्रैक्टिस वर्क का मुझे उत्तर लिखकर जरूर भेजना। मैं बता देता हूं। जरा देखिए, इसमें प्रैक्टिस वर्क है। होमवर्क में कह सकता हूं कि एक वस्तु का कीमत पहले 20% बढ़ाया और फिर 30% बढ़ाया। अब वह कितने प्रतिशत बढ़ गया? जो अभी आपने लगाया था, जो फॉर्मूला अभी लगाया था वही फॉर्मूला लगेगा इसमें। x प्लस वाई 8 प्लस एक्स वाई बटे 100, ये फॉर्मूला लगाना है और मुझे इसका उत्तर लिख के जरूर भेजना। ऐसे सवाल आपको अक्सर पेपरों में देखने को मिलेंगे। चलो मिटा देते हैं, विकल्प इसके दिए नहीं है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये होमवर्क है, इसका उत्तर मुझे लिखकर जरूर भेजना। देखिए अगला सवाल लिखा है बोर्ड पर। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। ऐसे सवाल आपको पेपरों में अक्सर देखने को मिलेंगे। व्यंजक लिखा हुआ है 125 की घात 125 तथा 216 की घात 216 में इकाई का अंक क्या होगा? ऐसे सवाल है मित्रों, देख लेना। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ये। पेपरों में ऐसे सवाल अक्सर आते हैं ऐसे सवाल। तो ये बड़ा ही आसान सवाल है, देखते ही हो जाएगा। 2 सेकंड लगते हैं। जरा देखिए, यहां पर है इकाई का, जब कभी भी इकाई का अंक निकालना हो, जैसे 125 की घात 125, मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। तो इसमें इकाई का अंक ये है, इसका मतलब, और यहां पर है 216 की घात 216। तो जब भी इकाई का अंक ज्ञात किया जाता है तो हमारा जो रिलेशन है वो केवल इकाई के अंक से ही रहता है, बाकी अन्य किसी अंक से नहीं रहता। क्यों? क्या मतलब है इस बात का? देखो, इसमें तो ये है इकाई का अंक और इसमें ये है इकाई का अंक, तो हमारा इन्हीं से मतलब है।
इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि 5 की घात 115, 5 की घात 125 प्लस 6 की घात 216, ये हो गया। यहाँ से लेते हैं इकाई का अंक ये, और यहाँ से लेते हैं इकाई का अंक ये। यही लिया जाता है जब भी आप इकाई के अंक ज्ञात करेंगे। यदि आपने पहले इकाई का अंक का सेक्शन कर रखा है तो आपको मालूम होगा, नहीं तो आप समझ लीजिए कैसे इकाई के अंक ज्ञात किए जाते हैं। एक और चीज है, 5 की घात चाहे कितनी भी कर लो, इकाई का अंक 5 ही आएगा। और यहाँ पर है 6, तो 6 की घात चाहे कितनी भी कर लो, इकाई का अंक 6 ही आएगा हमेशा। देख लेते हैं जरा, आप देखिए 5 की घात यदि 1 करें तो 5 होगा, 5 की घात यदि 2 करें तो 25 होगा, 5 की घात यदि 3 करें तो 125 होगा। तो आप देखिए इकाई का अंक 5 ही आ रहा है। उसी प्रकार से 6 की घात 1 बराबर 6, 6 की घात 2 बराबर 36, और 6 की घात 3, 6 6 36, 3 और 6 18 और 3 216। ठीक है, देखो यहाँ भी 6 6 आ रहा है। तो मैंने आपको बताया 5 में और 6 में इकाई का घात चाहे कितनी भी हो, इकाई का अंक बराबर ही होगा, वही होगा। 5 में 5 होगा, 6 में 6 होगा। तो देखिए इसमें इकाई का अंक जो होगा वो 5 होगा, इसमें इकाई का अंक जो होगा वो 6 होगा। 5 और 6 को यदि जोड़ देंगे तो उत्तर 11 आएगा, और 11 में भी इकाई का अंक क्या आ रहा है? 1, और यही हमारा उत्तर है। देखो 11 में इकाई का अंक आ रहा है 1, और यही हमारा उत्तर है। इसी तरीके के सवाल आते हैं। इसमें मैं एक सवाल आपको दे देता हूं, ये मानकर मैं चल रहा हूं सवाल आ गया होगा समझ में। यदि आ गया हो तो एक बार और लाइक करो, शेयर करो, तथा 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 कमेंट और करिए, कमेंट करके बताइए जरा। ठीक है, ठीक है। तो देखिएगा जरा, एक सवाल घर के लिए लिख लीजिए, आप होमवर्क पे लिख लीजिए, जिसका कि उत्तर आप मुझे लिखकर भेजेंगे। तो आपको बताना है 205 की घात 205, 16 की घात 16 तथा 1 की घात 21 और 25 की घात 25 में इकाई का अंक क्या होगा, इसका उत्तर मुझे लिखकर आपको भेजना है। ये है होमवर्क में सवाल। ठीक है, तो यहां से अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ रहे होंगे। ऐसे सवाल पेपरों में अक्सर देखने को मिलते हैं, तो मैंने होमवर्क भी दे दिया आपको। देखिए मित्रों, आ गया है जानदार सवाल, शानदार सवाल, बेहतरीन सवाल। ऐसे प्रश्न तो आपने पेपरों में देखे ही होंगे। लिख देता हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रतिशत वाले चैप्टर का क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गौर से देखिए, एक पुस्तक का जो अंकित मूल्य है 40 रुपए है। इसका मतलब एक वस्तु पर 40 रुपए अंकित है, मूल्य लिखा हुआ है मूल्य। एक विक्रेता उस पर 10% छूट देता है। देखिए 10% की छूट दे रहा है विक्रेता, उसको कम पर बेच रहा है, 10% कम पर बेच रहा है। और उसका लागत मूल्य क्या होगा अगर उसका लाभ 20% हो। ये क्वेश्चन ऐसा है कि वह 10% छूट देने के बाद भी 10% छूट देने के बाद भी 20% लाभ कमा रहा है। देखिए यही मतलब है, 40 रुपए अंकित पड़ा हुआ है, उस पर 10% छूट देता है, उसका लागत मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा, ये बताइए। यदि अगर उसका लाभ 20% है, अगर वस्तु का लाभ 20% है, देखिए ऐसे प्रश्नों का यदि अभ्यास करेंगे तो ये सवाल छूते ही होते हैं, केवल छूना पड़ता है। ऐसे सवालों को 2 सेकंड के सवाल होते हैं, पढ़ते ही ये सवाल हो जाते हैं। इसीलिए मैं बताता हूँ, गणित जो आता है उसमें एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न को पकड़ना पड़ता है। इसीलिए इंपॉर्टेंट सवालों का अहमियत होता है। इंपॉर्टेंट सवालों की 200-300 सवालों की एक बेहतरीन लिस्ट हम आपको प्रोवाइड कराएंगे एसएससी, लेखपाल और एसआई की परीक्षाओं के लिए। ये सवाल छूते ही होने चाहिए, 1 मिनट तो लगना भी नहीं चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2, 3, 4 सेकंड के अंदर ये सवाल होना चाहिए। जरा सवाल को देखते हैं। पहले इस सवाल का ऑपरेशन करने की कोशिश करते हैं। देखिए इस वस्तु पर 40 रुपए मूल्य अंकित हुआ है, इस पर 10% की छूट दी गई है। याद रखना, इस वस्तु पर 10% की छूट दी गई है। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, आप लिख लेना, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर ही दी जाती है। तो अंकित मूल्य है 40 और इस पर 10% की छूट दी गई है। इस तरीके से निकालते हैं, 10% की छूट दी गई है। उत्तर आ गया 4 रुपए की छूट दे दी गई है। जो वस्तु 40 रुपए की थी
उसमें 4 रुपए की छूट दे दी गई है, अर्थात 36 रुपए में वो बिकेगी। इसका ये विक्रय मूल्य होगा। हम कर रहे हैं प्रश्न का ऑपरेशन। 40% का 40 रुपए का 10% होगा 4 रुपए, अर्थात 40 में से 4 माइनस कर देंगे, छूट निकाल दी तो 36 रुपए में ये वस्तु बिकेगी। अब आपको देखना 36 रुपए में भी बेचकर वह व्यक्ति इस वस्तु पर 20% लाभ कमा रहा है। याद रखना है 20% लाभ भी शामिल है इसमें। तो पूछा गया है अंकित मूल्य क्या होगा, समझ लीजिए जरा। यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य x हो तो 20% लाभ लेने के लिए याद रखना है वस्तु 120% पर बिकेगी। वस्तु कितने पर बिकेगी, वस्तु 20% पर बिकेगी। याद रखना है इस बात को। अगर लाभ हो तो प्लस होगा और हानि हो तो माइनस होगा। लागत मूल्य पर 20% लाभ लेना है उसको तो 120% में बिकेगी। और ये बिक रही है 36 रुपए में। जरा देख लो गौर से, 36 रुपए में बिक रही है ये वस्तु। यहीं से ये सवाल होगा। जरा देखो, इसको मैंने यहां से काट दिया तो x बराबर 36 गुणा 10 बटे 12 और 12 दिया 36, उत्तर 30 आ गया है। बजाओ ताली। देखिए ये आ गया 30 और यही उत्तर है। ये तो है इस सवाल का ऑपरेशन। याद रखना है आपको। दूसरे तरीके से बताता हूं सवाल को। इस सवाल को जल्दी से कैसे करना है, पेपर में यदि सवाल आएगा तो इस तरीके से नहीं होता है सवाल। ये तो हमको आना चाहिए, ये इसका फंडामेंटल है, इसकी हमें तमाम जानकारी होनी चाहिए, कहां से क्या घटता है, कहां पे क्या जुड़ता है। तो याद रखना है आपको, क्या याद रखना है, जब लाभ होगा तो जुड़ेगा 100 में, हानि होगी तो घटेगा और छूट दी होगी तो भी घटेगा। याद सुनिए गौर से। माना वस्तु का अंकित मूल्य x था। ये सवाल पढ़ते पढ़ते हमारे माइंड में आ जाना चाहिए। इस पर 120% का लाभ लेना चाहता है विक्रेता, 120%। वस्तु का अंकित मूल्य 40 है और 40 में से भी वह 10% की छूट देता है। याद करो, अभी मैंने बताया था कितने परसेंट की छूट देता है, 10% की छूट देता है। तो घटेगा 90 हो जाएगा। गौर से देख लेना, यहां मैंने 20 जोड़ा है, यहां पे मैंने 10 घटाया है, 10। अगर आप बिल्कुल नए हैं परीक्षा में, यदि आप बिल्कुल नए हैं तो आप ऐसे समझ सकते हैं इसे। और एक शॉर्टकट बताऊंगा मैं इसका, 100 प्लस 20 बटे 100। याद रखना है ये लाभ है। और यहां पर आप लिख सकते हैं 100 माइनस 10 बटे 100। ये आपको फिर बड़ा दिख रहा होगा, मैं समझा रहा हूं केवल। मैंने तो 120 लिखा था, यहाँ 120 लिखा था और यहाँ 90 लिखा था, याद रखना। तो अब वही आएगा 120 बटे 100 और 40 गुणा 90 बटे 100। यही मैंने प्रारंभ में लिखा था। आप इसको डायरेक्ट लिखेंगे, ये भी नहीं लिखेंगे, आप करना सीखिए। देखिए यहां से तो ये कट जाएगा, 100 से तो 100 कट जाएगा और इस 0 से ये 0 कट जाएगा। और ठीक है, तो x जब आप निकालेंगे तो 4 गुणा 90 बटे 12 और 4 दिया 12 3 बार और 3 से ये 30 बार। देखिए सवाल आ गया, उत्तर देख लो। सवाल में उत्तर आ गया है, जरा देख लेना गौर से। अब मैं इस सवाल को करके बताता हूं आपको बहुत प्यार से। देखिए गौर से, x 120 बटे 100 बराबर 40 और 90 बटे 100। यहां से मुझको बार बार पता चल रहा है ये तो कटेगा ही, ये कट गया। देखिए जरा, ये देख लीजिए जरा, ये कट गया, ये कट गया, 4 से 10 बार कट गया, 4 से ये 3 बार कट गया, 3 से ये 3 बार कट गया, उत्तर तो आ गया 30। जरा देख लीजिए, यही उत्तर आ गया है 30। अब फाइनल मेरा सुनो कि ऐसे सवालों को यदि करना है, मैं अब तीसरा मेथड बता रहा हूं आपको। मैं आपको तीसरा मेथड बता रहा हूं, देखो यहीं से ये सब मेथड निकलेगा। जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य को लिखो सीधा। आपने लिखा है अंकित मूल्य, ठीक है, अंकित मूल्य लिखा है और इस पर छूट भी दिया गया है। याद रखना है इस पर दिया गया है छूट भी। तो छूट 10% यदि दिया गया है तो 90 रह गया, 90 और लाभ 20% होगा तो 120। तो मुझको लिखना है 90 बटे 120। याद रखना, सीधा लिखो 90 बटे 120 और इसका काटा पीटी मचा दो। 4 या 12
और 3 से ये 30 बार, देखो इतना सा सवाल होगा केवल यदि आपको सवाल आता है और निर्माण की वीडियो यदि आप देखते हैं तो इस सवाल को केवल और केवल इतनी देर में ही करना है, इतनी देर में ही लगाना है। ये लेकिन लगेगा तब जब निर्माण में पढ़ोगे, जब निर्माण में आप अध्ययन करोगे। इतना सा रह गया है ये सवाल, इतना सा रह गया है ये सवाल, याद रखना है। दो ही तरीके से निकलेगा ये, या तो 90/120 या 120/90। ये हम आपको रेगुलर क्लासेस में सिखाएंगे कि इन भिन्नों का क्या प्रयोग होता है। इन भिन्नों का यूज किया जाता है जब छूट भी दी हो और लाभ भी लिया हो। ये सवाल पैटर्न के सवाल हैं बिल्कुल, और डायरेक्ट परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसा कि ये पेपर, ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा गया है। तो यहां पर जब अंकित मूल्य पूछा गया है तो 40 गुणा 90/120 से ये सवाल होगा। देख लीजिएगा, सॉरी अंकित मूल्य नहीं, जब आपसे पूछा गया है क्रय मूल्य, और यदि अंकित मूल्य पूछा गया होता तो 120/9 का प्रयोग हुआ होता। ये मैं शॉर्टकट बता रहा हूं। देखिए, अगर आप ठीक से सवाल करेंगे, अगर आप अच्छे लोगों के और अच्छे गाइड के अंतर्गत पढ़ेंगे तो वो आपको बताएंगे, आपके साथ मेहनत करेंगे, दिन रात लग के घर पे बैठ के मेहनत करेंगे। आपको तो ये नजर आ रहा होगा कि बहुत सामान्य सा काम हो रहा है, ये सामान्य काम नहीं है। अगर आप पहले पढ़े तो आप समझ रहे होंगे ये सामान्य काम नहीं है। चलिए खैर, मैंने बता दिया आपको, मेरा सवाल हो गया है और 30 हो गया है। देखो इतनी देर में सवाल होगा, खत्म कहानी, बाकी चीजें बाद में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बोर्ड पर आ गया है आपके लिए बहुत ही लाजवाब वाला सवाल, मोस्ट इंपोर्टेंट। मुझे लाल पेन से इस पर लिखना पड़ेगा और आपको अपनी मेमोरी लेन में पीछे जाना ही पड़ेगा, और आप देखेंगे कि ऐसे सवाल तो अक्सर बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। ये सवाल औसत चाल पर आधारित है। ऐसे सवालों को गौर से समझ लेना। औसत पर दो तरीके के सवाल आते हैं, एक तरीके का ये सवाल है, एक तरीके के सवाल हम बाद में आपको करवा देंगे। पहले आप ऐसा समझिए, यहां पर आदमी 2 दूरियां चल रहा है, जरा देखो 2 दूरियां, 30 किलोमीटर की दूरी जा रहा है वो, और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 किलोमीटर की दूरी जा रहा है, और एक 25 किलोमीटर की दूरी जा रहा है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा से। जरा एक बात देख लीजिए कि यह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 किलोमीटर जाने में आधा घंटा लगेगा। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, 15 किलोमीटर जाना है इसको, तो आधे घंटे में पहुंच जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे। दूसरी जो दूरी है वह है 25 किलोमीटर, और इस 25 किलोमीटर दूर, 25 किलोमीटर जाने में यह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। तो 25 किलोमीटर की दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने में 2.5 घंटे का समय लगेगा। तो आप देख लीजिए, पहले तो समय निकाल लीजिए, जो कि आसान है बहुत, और ओरली निकल जाएगा, मुंह जवानी निकल जाएगा। देखिए 15 किलोमीटर की दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तथा 25 किलोमीटर की दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। ये समय आ जाएगा। तो ये तो हो गया आधा घंटा 0.5, और ये हो गया 2.5 घंटा 2.5, अर्थात 3 घंटा लगता है इसको पूरी यात्रा को तय करने में। सवाल को यदि आप 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ोगे तो ये ढंग से तुम्हारी समझ में आ जाएगा। मैंने निकाला है यात्रा में लगाया टोटल समय, वह आदमी को कितना समय लग रहा है यात्रा करने में। 3 घंटे का समय लग रहा है, पूरे को पढ़ लेना। तो औसत चाल बराबर दूरी बटे कुल समय। ये देखिए सवाल हो गया। तो दूरी देख रहे हैं, पहली दूरी तो है 15 किलोमीटर, और जो दूसरी दूरी है वो है 25 किलोमीटर, और कुल समय जो लग रहा है ये रहा 3 घंटे का समय लगा है। तो अगर इसे जोड़ें तो 25 और 15 40 हो जाएगा, 40/3 आ गया किलोमीटर प्रति घंटा। अब जरा देखो इस सवाल को करने में कितना समय लगना चाहिए, जरा लिख कर भेजो इस बात को कि ये सवाल तुम्हारी समझ में आया कि नहीं आया। और आप अगर ऐसे मेथड जानते हैं तो आपको ये सवाल को करने में कितना समय लगेगा, ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। सवाल पैटर्न के आधार पर आते हैं। एक और होता है औसत का सवाल, वो हम बताएंगे अगली क्लास में। सब वीडियो को पॉज करके दोबारा देखना, यहीं पर पॉज करके दोबारा से मुझे बताओ और दो कैसा लगा सवाल आपको। ऐसे ही सवालों की आप लिस्ट बनाते रहिए, 200-300 सवाल इकट्ठे कर लीजिए। तुम्हारे एसएससी जीडी में, लेखपाल में और एसआई में पूरे के पूरे क्वेश्चन आएंगे, वादा है, गारंटी है, गारंटी। जरा देखिए क्या कमाल का प्रश्न है, घातांक और करणी का सवाल है।
ऐसे भी सवाल आपने अक्सर पेपरों में देखे होंगे, जरा देख लीजिए। ये सवाल 5वां सवाल है और आज की वीडियो का अंतिम सवाल है, जरा देख लो। 2√50 प्लस √18 माइनस √72 का मान क्या होगा यदि √2 बराबर 1.414, ये √2 की वैल्यू होती है। ये 4 विकल्प दे रखे हैं और इन चारों विकल्पों के आधार पर आपको उत्तर को सेलेक्ट करना है। मेरी तरफ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिए। एसएससी के लिए तो एकदम धांसू और बेताज बादशाह सवाल है, फकीरी का सवाल है, मोदी जी वाला सवाल है। ये मोदी जी वाला जो लोगों को सफल करवा देगा। जरा देख लीजिए, सवाल की तरफ देख लीजिए। ये कह रहा है 2√50, 2√50। जरा देख लीजिए, सवाल को करना पड़ेगा आपको, लेकिन पलक झपकते ही होने वाले सवाल हैं। आपको पैटर्न आना चाहिए, मैं बता देता हूं। जरा देख लीजिए, 18 और माइनस √72। इतनी देर लगेगी नहीं सवाल को करने में। देखो यहां पे जो है, यहां पे लिखा है 25 दूनी 50, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं 2 और 25 दूनी 50 प्लस यहां पे लिखा है 9 दूनी 18। जरा गौर से देख लीजिए, यहां पे लिखा है 36 दूनी 72। जरा गौर से देख लीजिए, 36 दूनी 72। तो हमको एक बात का पता चल रहा है इस सवाल को देखने से कि ये तो 25 है और ये पूर्ण वर्ग संख्या है, ये 9 है और ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है, ये 36 है और ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो अगर ये अंडर रूट के अंदर आ रहा है तो हम इसे अंडर रूट से बाहर निकाल लेंगे, और जब इसे अंडर रूट से बाहर निकाल लेंगे, इसको जब अंडर रूट से बाहर निकाल लेंगे तो अंतर भी लेंगे हम। जरा देखो गौर से इस सवाल की तरफ, जरा इस सवाल की तरफ देखो प्यार के दृष्टिकोण से। तो 2 गुणा 5 √2। देखो ये जो 5 बाहर आ गया है क्योंकि इसका वर्गमूल ले लिया मैंने। 9 का वर्गमूल 3, तो √2 बच गया, माइनस 6 √2। जरा देख लो गौर से, तो 5 दूनी 10 और 3 13 तो हो गया प्लस का, और 6 हो गया माइनस का। जरा देखो 5 दूनी 10 √2 और 3 √2, ये हो गया 13 √2 और 13 √2, 13 √2 माइनस 6 √2। इसे चलो कर लो आप ठीक से। 10 √2 समझने वाली बात है, कर तो फिर आप लोग 3 √2 माइनस 6 √2। देखो गौर से, ये हो गया 13 √2 माइनस 6 √2। तो 13 में से यदि 6 को घटा देंगे तो उत्तर होगा 7 √2। इतना तो मेरा उत्तर आ गया, 7 √2। इतना तो मेरा उत्तर आ गया 7 √2। अब यहाँ पे 7 √2, 7 √2 की जगह ये वैल्यू रख दीजिए √2 की 1.414, 1.414। देख लो, गुणा कर लो, 7 चौका 28, 2 7 एकम 7 और 2 9, 7 चौका 28 और 7 एकम 7 और 2 9.898। कौन सा विकल्प है जरा देख लो, बी विकल्प है, ये सही है। जरा बोर्ड की तरफ देख लो और सवाल को जरा गौर से देख लो मैंने कैसे किया है ये सवाल, और मैं बताता हूँ इस सवाल को झड़पड़ कैसे किया जाएगा। तुरंत हो जाते हैं ऐसे सवाल। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये तो आपने देख लिया होगा। अब ये सवाल यदि पेपर में आया होगा और हम पेपर में बैठेंगे तो हम सवाल को करेंगे कैसे, जो हमने सीखा है इसी को लगाना है। देखिए 25 निकाल लेंगे, 25 बाहर निकाल लेंगे तो 10 √2 हो जाएगा, कैसा लगा। 9 बाहर निकाल लेंगे तो 3 √2 हो जाएगा, कैसा लगा। 36 बाहर निकाल लेंगे तो 6 √2 हो जाएगा। मनी मन 10 और 3 13, 13 में से 6 गया तो उत्तर आया 7 √2, 7 √2 उत्तर आया 7 √2। याद रखना है 7 √2 का वैल्यू 1.414, गुणा कर देंगे 9.898 हो गया सवाल। कैसा लगा जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो खत्म हो गई, जय हिंद बोलना ही पड़ेगा साथियों। 5 क्वेश्चन हो गए हैं गणित के, इन क्वेश्चनों की लिस्ट बना लेना। ऐसे प्रश्न हम लोग लाते ही रहेंगे आपके लिए, ऐसी वीडियोस लाते ही रहेंगे। संविधान की अगर आपको क्लासेस करनी है और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो संविधान की सारी वीडियोस को हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। शुरू से पहली वीडियो से देखना शुरू करना। हमने जो पहली वीडियो है उद्देश्यता से बनाई हुई है, उसको एक तरफ से रट लीजिए। निश्चित तौर पर वन लाइनर सारे प्रश्न आपके पेपरों में फंस जाएंगे। अनुमान है आप मेहनत करेंगे, अनुमान हमारी उम्मीद है कि आप विजेता बनेंगे।
हमको हमारी उम्मीद है कि आप बहुत मेहनत करके अपनी मंजिल को पालेंगे, माता पिता के सपने को पूरा करेंगे। वीडियो को खत्म करते हैं। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।